दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का प्रॉपर न्यूज एनालिसिस देखते हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस व अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर प्रॉपर न्यूज एनालिसिस पूछा जाता है उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो कोई आपकी अपलोड होगी तुरंत आपको नोटिस मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम आज का पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तीर्थंकर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ निर्वाण स्थल दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन आपने करंट में कैसे बना दिया। तो ये करंट में न्यूज इसलिए बनी क्योंकि जो झारखंड में एक चोटी कहा जाए या कहा जाए पर्वत कहा जाए या कहा जाए वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य या इसी को समेद शिखर जी पर्वत के नाम से जाना जाता, जो जैनियों का एक पवित्र एक स्थल भी माना जाता है। जो समेद शिखर जी पर्वत है, इसको झारखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। और जैसे ही पर्यटन स्थल की अधिसूचना जारी होती वैसे जैन धर्मावलंबियों के द्वारा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर विश्व के अन्य भागों में जहाँ जहाँ जैन धर्मावलंबी रहते हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। अब आप कहेंगे कि पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का तो फायदा ही था, लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता, लोग आते, पर्यटन को बढ़ावा मिलता, इससे क्या नुकसान था। तो चूंकि पर्यटन स्थल और पवित्र स्थल दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो पर्यटन स्थल होता है उसमें सैलानी जो विश्व के कोने कोनों से आते हैं। फिर जो समेत शिखर जी पर्वत है, पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर मदिरा यानी दारू, भांग, गांजा, चरस इत्यादि का पान करना क्या होता है? निषेध होता है। इसके अलावा यहाँ पर मांस का भक्षण भी नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी यह समाचार आता रहा कि यहाँ जो लोग पर्यटन आते हैं उनके द्वारा मांस भक्षण किया जाता है। तो चूंकि जैन धर्म में आप देखते हो कि अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया कि जब पर्यटक आएंगे तो उनके द्वारा यहाँ की जो पवित्रता है वो भंग होगी। और अंततः फिर झारखंड की सरकार को अपनी अधिसूचना वापस करना पड़ा, इसलिए ये चर्चा में आ गया। तो ये समेत शिखर जी पर्वत है कहाँ? तो यह झारखंड के गिरिडीह जिले में है। और यह जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर जो पर्वत या चोटी है उसका नाम पारसनाथ हिल भी रखा गया है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में है, इसलिए चर्चा में बना। और इसी के साथ इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीछे भी पीसीएस में पूछे जाते रहे हैं, यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से हमने जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको एक साथ, जैन तीर्थंकर, उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, इसके संदर्भ में क्या मान्यता है, तो उसको लेकर के क्वेश्चन बनाया। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा, माना जाता है कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 4 तीर्थंकर को हटा दीजिए, बाकी जो 20 तीर्थंकर हैं उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो उनको इसी समेद शिखर जी पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता जैन धर्मावलंबियों के बीच है। तो इसलिए ये अत्यंत पवित्र स्थल के रूप में जैन धर्म में माना जाता है। क्या? समेत शिखर जी पर्वत। तो ये तो रहा इतिहास। अब आपको कौन कौन अलग हैं कि जिनको निर्वाण अलग प्राप्त हुआ, तो इनमें से नेमिनाथ को कहाँ? गिरनार पर्वत या इसी को ऊर्जवंत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, नेमिनाथ को कहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ? तो गिरनार पर्वत या ऊर्जवंत। कैसे याद रखोगे? यहाँ नेमी का नाम उठा लो। अगर आपको नाम कमाना है तो उसके लिए पूरी ऊर्जा के साथ क्या करना होगा? यानी गिर माने होता पर्वत को उठाना होगा। यानी जब तक आप कठिन काम, पर्वत उठाने का मतलब हुआ कठिन काम करना, जब तक आप असंभव को संभव नहीं बनाएंगे तब तक आपके विश्व में नाम निशान नहीं हो सकता है। तो अपना नाम निशान कमाना है तो आपको क्या करना होगा? ऊर्जा के साथ
गिर को धारण करना होगा। गिर माने पर्वत, पर्वत को धारण करना होगा। आप कहेंगे ये सब ऐसे भी याद कर लेते, जी हाँ ऐसे याद कर लोगे, लेकिन एग्जाम में जैसे पहुंचते हो वैसे हो जाओगे कंफ्यूज। तो कम से कम लॉजिक के साथ याद करिए। तो हमने क्या कहा, नेमिनाथ आए तुरंत आपकी कहानी याद आ जानी चाहिए। अच्छा, ऊर्जा अगर नाम कमाना है तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, ऊर्जा के साथ आपको गिर को धारण करना होगा। तो गिरनार पर्वत या ऊर्जवंत ये नेमिनाथ का है। अगला वासुपूज, वासुपूज का ये कहाँ, इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, चंपापुरी पर्वत पर प्राप्त हुआ। अगला ऋषभ देव को कैलाश पर्वत या अष्टापद, कैलाश पर्वत या अष्टापद पर प्राप्त हुआ। अब इसमें पूछ रहा कौन गलत है, कौन इसमें सही नहीं है, तो लास्ट वाला ये गलत है, क्योंकि वर्धमान महावीर को कहाँ, पावापुरी, इनको आपको पता है पावापुरी, इनको कहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, इनको पावापुरी में। तो ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा। बाकी सम्यक शिखर जी पर्वत पर किसको, पार्श्वनाथ का जो 23वें तीर्थंकर थे उनको क्या निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो आपके एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नेमिनाथ का पूछे तो हमने कहा ऊर्जा के साथ गिरनार यानी गिर को धारण करना होगा। वासपूज का पूछे तो चंपापुरी, वासुपूज का चंपा। तो वासु मान लो आपका कोई दोस्त है वासु, और वो किसे, चंपा से क्या करता है यानी प्यार करता है, तो वासु चंपा, वासु चंपा, वासु चंपा, ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो आपका याद हो जाएगा। वासु किससे प्यार करता है, चंपा से, तो वासुपूज का क्या हो जाएगा, चंपा पुरी। और ऋषभ देव का कैलाश पर्वत, ऋषभ देव का क्या हो जाएगा, ऋषभ देव कैलाश पर्वत या अष्टापद, कैलाश पर्वत या अष्टापद। तो आपको हम याद करवाने की कोशिश किए और उम्मीद करते याद हो गया होगा। नेमिनाथ, ऊर्जवंत या कौन, गिरनार पर्वत, वासुपूज चंपा पुरी पर्वत, ऋषभ देव अष्टापद या कैलाश पर्वत, और वर्धमान महावीर पावापुरी सम्यक शिखर जी पर्वत पर किसको, तो 23वें जो तीर्थंकर हुए हैं, हमने अभी क्या नाम बताया, पार्श्वनाथ, उनको यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये पहले क्वेश्चन से एक चीज और याद रखिएगा कि ये सम्यक शिखर जी जो पर्वत है इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार के द्वारा 2001 में एक ट्रेन भी चलाई गई थी जिसका नाम क्या था, पार्श्वनाथ एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन, पार्श्वनाथ एक्सप्रेस। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ एक्सप्रेस कब चलती है, 2001 में। और ये भावनगर से आसनसोल, भावनगर कहाँ, गुजरात में, भावनगर से आसनसोल, आसनसोल कहाँ है, पश्चिम बंगाल, इनको जोड़ने के लिए ट्रेन भी चली थी जिसे किस नाम से जाना गया था, पार्श्वनाथ एक्सप्रेस। किस नाम से, पार्श्वनाथ एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा, इंस्पायरेशनल ब्लॉग प्रोग्राम किसकी पहल है। अब आपके मन में उठ रहा होगा सर, अभी तक तो हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम समझे थे, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को समझे थे, ये नया कौन सी वाला आ गई। तो ये क्या है, जिस प्रकार जिलों के जो जिले हैं वो क्या, आकांक्षी जिला, आकांक्षी का मतलब भारत के जो पिछड़े हुए जिले हैं उनका कायाकल्प करने के लिए, उनका समावेशी विकास करने के लिए क्या किया गया, नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शुरू किया गया, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सेम इसी तर्ज पर अब तहसील के स्तर पर भी एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा ही, जिसे इंस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में कितने 500 ब्लॉक को चुना जाएगा जो अति पिछड़े हुए हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड हैं, और उनका विकास करके उनका कायाकल्प किया जाएगा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। एक किसकी पहल है, इंस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किसकी पहल है, नीति आयोग की है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ध्यान रखिएगा। बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग को किसके, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर लाया गया था, और 1 जनवरी नीति आयोग पूछे तो कब, 1 जनवरी 2015 को थिंक टैंक के रूप में इसे कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, नीति आयोग एक प्रकार का क्या है, थिंक टैंक है। इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, यानी एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मजेदार है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कई क्वेश्चन को हमने एक साथ समाहित कर दिया है और बाकी जो चीज़ें बचेंगी उसको भी हम यहाँ इसी क्वेश्चन के साथ बताएंगे। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि प्रत्येक वर्ष
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में मनाया जाता है। 2023 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं। प्रवासी दिवस के अवसर पर कितने 27, ये भी ध्यान रखिएगा 27 क्या 27 यानी 27 इंडियन ओवरसीज को पुरस्कृत किया गया। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, 1 2 3 सही है और केवल 3 सही है। आप लोग आंसर भी कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितना सही किए कितना गलत किए। तो इसमें 10 क्वेश्चन, इसी दिन 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये इसमें आपको डेली क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन और यकीन मानिए कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन यही सब देखने को मिलेगा। तो इसमें बात करें तो यहाँ पर यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। बात करें 9 जनवरी 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत यानी स्वदेश लौटे थे। उसी की याद में क्या किया जाता है, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मनाया जाता है। 2023 में जो मुख्य अतिथि रहने वाले गुयाना कौन, अफ्रीका का एक देश है। तो ये गुयाना के राष्ट्रपति कौन, मोहम्मद इरफान अली इस बार के क्या हैं, मुख्य अतिथि हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रवासी दिवस के अवसर पर 27 इंडियन ओवरसीज को इस बार क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया गया। तो तीनों सही। अब अगला इससे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनेगा कि ये आयोजन जो हो रहा है इसकी थीम क्या रखी गई। तो थीम भी नोट करिएगा। इस बार की जो 2023 की थीम क्या है, ये थीम आपसे पूछी जा सकती है। थीम लिखिएगा डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब जो भारत के लोग या विदेशों में रह रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, डायस्पोरा। आगे लिखिएगा डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर। आगे लिखिए रिलायबल और थीम इंग्लिश में ही याद रखिएगा, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस। आगे लिख लीजिएगा इन अमृतकाल, इसमें स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा इन अमृतकाल। ये इस बार की थीम है। क्या इस बार की थीम है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यानी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार और कौन, डायस्पोरा। तो इस बार की थीम क्या है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इस बार की ये थीम रखी गई है। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच ये क्या होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशल गेस्ट कौन होंगे। ध्यान से समझिएगा, एक तो हो गया चीफ गेस्ट और दूसरा स्पेशल गेस्ट। अब एग्जाम में देखिएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है। तो इस बार के जो स्पेशल गेस्ट रहने वाले हैं ये सूरीनाम के, कहाँ के, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इस बार के जो चीफ ये स्पेशल गेस्ट होंगे ये सूरीनाम, ये कहाँ के हैं, तो इसका लिख लीजिएगा सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं इस बार क्या, यानी ये चीफ गेस्ट स्पेशल गेस्ट रहने वाले। तो चीफ गेस्ट कौन होंगे, तो चीफ गेस्ट गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और स्पेशल गेस्ट पूछे तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के क्या हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, ये रहने वाले हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। अब ये जो जल संधियाँ होती आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं, तो ये पूछा जाता है। पहला मलक्का जल संधि, क्या ये हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। अगला सुंडा जल संधि जावा व सुमात्रा को कनेक्ट करती है क्या। अगला ओम्बाई वेटर जल संधि, ये बंडा सी को साउथ सी को कनेक्ट करती है क्या। अब बताना है कि इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, मलक्का जो जल संधि है या हिंद महासागर के अंडमान सागर को, हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर और प्रशांत महासागर, अंडमान सागर को और प्रशांत महासागर में स्थित है साउथ चाइना सी। तो ये मलक्का जल संधि किसको कनेक्ट करती है, अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है। सुंडा
यहाँ सा का सा से मिलाओ, सुंडा यहाँ सुमात्रा, तो ये सुंडा जो है तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा सा वाला, तो सुंडा जल संधि जो है सुमात्रा व जावा और भारत के अंडमान निकोबार के नज़दीक पूछे, एक ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका, सुमात्रा है, तो सुंडा जल संधि सुमात्रा व जावा को कनेक्ट करती है। और ओम्बई बेटर जल संधि पूछे तो ओम्बई बेटर जल संधि किसको, तो ये बंडा सी को, किसको, बंडा सी को साऊ सी से कनेक्ट करती, तो यहाँ पर ये पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, सभी युग्म क्या है, सही सुमेलित है, सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा द्रव अपशिष्ट निपटान संयंत्र, इसी को कहा जाता है लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ तिरुपति। कहाँ स्थापित किया गया, ये तिरुपति में स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है एशियन हाथी इंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN के द्वारा कई कैटेगरी में इनका क्लासिफिकेशन किया गया, जिनमें क्रिटिकली पहला तो हो गया विलुप्त एक्सटिंक्ट, फिर पहली कैटेगरी एक्सटिंक्ट, फिर आपकी अगला है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर आपका इंडेंजर्ड है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फिर इंडेंजर्ड है, फिर वल्नरेबल है। तो ये कितनी, वल्नरेबल के बाद नियर थ्रीटेंड है, नियर थ्रीटेंड के बाद फिर आपका कौन हो जाएगा, तो नियर थ्रीटेंड हो गया, उसके बाद फिर कौन हो गया, डाटा इनसफिशिएंट हो गया, नॉट इवाल्युएटेड। तो इस प्रकार ये IUCN के द्वारा यानी कैटेगरी रेड डेटा लिस्ट के अंतर्गत इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एशियन हाथी को इंडेंजर्ड यानी में रखा गया, ध्यान रखिएगा, हाथी मेरा साथी। भारत के द्वारा हाथी के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी चलाया जाता है। अगला गंगेटिक डॉल्फिन, ये संकटापन, भारत का जो राष्ट्रीय जीव पूछा जाए तो कौन है, डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है। इसे 2009 में राष्ट्रीय यानी एनिमल घोषित किया जाता है। तो ये गंगेटिक डॉल्फिन कौन, संकटापन, इंडेंजर्ड है क्या, अगला बताना है। अगला फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कौन सा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या, ये आपका है। अगला है संगई हिरन, ये भी इंडेंजर्ड है ना कि वल्नरेबल। तो इसमें पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि संगई जो है ये इंडेंजर्ड है ना कि वल्नरेबल, तो ये गलत है, बाकी सही है। हाथी मेरे साथी ये इंडेंजर्ड है, ये क्या है, इंडेंजर्ड है, ये भी क्या है, इंडेंजर्ड है। उसके बाद फिर आपका गंगेटिक डॉल्फिन, ये भी क्या है, इंडेंजर्ड है। उसके बाद फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी संगई ये क्या है, एक ये भी इंडेंजर्ड है। अगला फिर आपका क्वेश्चन पूछ रहा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कब किया जा रहा है, 10 जनवरी से 16 जनवरी 2023 के बीच, 16 जनवरी से 22 जनवरी 2023 के बीच, 1 जनवरी से 6 जनवरी 2023 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी आंसर सोच लिए होंगे। जी हाँ, जिन लोगों ने आंसर सोचा पहला उनका बिल्कुल सही है। 10 जनवरी से 16 जनवरी 2023 के बीच क्या स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया जा रहा है। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता, ये अलग से याद कर लीजिएगा, नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इसीलिए 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो ये मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य यानी ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें स्टार्टअप इंडिया, ये क्यों, क्योंकि भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और एक उचित वातावरण विकसित हो, इकोसिस्टम विकसित हो, इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप इंडिया वीक और स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन मज़ेदार है। कैबिनेट द्वारा 4 जनवरी 2023 को बाइंड, जैसे कि यानी फुल फॉर्म क्या बाइंड की, एक स्कीम लाई गई बाइंड, इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत कितना अमाउंट लिखिएगा, 2539.61 करोड़, इतने रुपये के साथ कितने वर्षों के लिए, यानी भारत में आप देखोगे प्रसार भारती, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो,
इनमें कंटेंट अच्छा हो, न केवल भारत के लिए बल्कि जो इनके भारत के बाहर भी हैं जो क्लाइंट, उनके लिए अच्छा कंटेंट हो और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बूस्ट हो, इसी को ध्यान में रखते हुए 2025-26 तक यानी अगले 5 सालों के लिए 2539.6 करोड़ रुपए कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। और किस योजना के अंतर्गत? BIND यानी बाइंड ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट के अंतर्गत यानी ये जो एलोकेशन है फंड का आवंटित किया गया है। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कितना? तो ये कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए है। अब यहाँ कौन कौन हमने कहा, ऑल इंडिया रेडियो भी इसमें शामिल है, इसमें प्रसार भारती भी शामिल है, प्रसार भारती भी शामिल है, इसमें दूरदर्शन भी शामिल है, इसमें दूरदर्शन भी शामिल है। इन सबके होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम बाइंड को लाया गया है। क्लियर? तो ये मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार वाला मंत्रालय इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 वीक 1 लैब अभियान के अंतर्गत CSIR ने पूरे भारत में कितने लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है? 37, 39, 41, 43। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 37। पूरे भारत में 37 लैब स्थापित किए जाएंगे 1 वीक 1 लैब के अंतर्गत। अब ये कौन लैब स्थापित करेगा? तो CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी स्थापना बात करें तो 1942 के अधिनियम के अंतर्गत होती है और इसकी अध्यक्षता PM के द्वारा की जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, नए नए इन्वेंशन किए जाए, खोज किया जाए और नई नई चीज़ें विकसित हों, साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सामाजिक विकास के लिए उनका यूज हो सके, देश के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, समावेशी विकास की दिशा में इन सब का प्रयोग किया जा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए CSIR के द्वारा क्या किया गया है? 1 वीक 1 लैब को पूरे भारत में कितने? 37 लैब यानी डेवलप किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, यानी स्पेस टेक का मतलब हुआ स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान में नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई जो चीज़ें हैं जो अभी अनसुलझी हुई हैं उनको सुलझाने के लिए इसरो के द्वारा किसके साथ हाथ मिलाया गया? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किसके साथ किया गया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात करें इसरो, भारत में प्रमुख कहा जाए अंतरिक्ष क्षेत्र में संलग्न प्रमुख एजेंसी है जिसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त कब की जाती है? ये भी ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को की जाती है। 15 अगस्त 1969 को की जाती है इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास प्रश्न ये आपके लिए है कि विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि मनुस्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत, चीन, जर्मनी, जापान। आप सोचेंगे कि भारत नहीं होगा, चाइना चमगादड़ ऐसा कारनामा करता। जी नहीं, ऐसा हर बार सही नहीं होता, ये भारत में, जी हाँ, आपको गर्व होना चाहिए। विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय ये कहाँ? भारत में। और भारत में भी कहाँ? केरल। भारत में भी कहाँ? केरल में। और केरल में भी कहाँ? तिरुवनंतपुरम। केरल में भी कहाँ? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 1729 से लेकर और इसका डबल कर दो 1758 के बीच यहाँ के केरल के जो शासक रहे हैं मार्तंड वर्मा ने के शासनकाल के दौरान ही मार्तंड वर्मा ने 1741 में डचों को पेलपाल के लेखपाल बना दिया था, यानी उनको पराजित किया था। और ये पहले शासक रहे हैं जो किसी विदेशी शक्ति से लोहा लिया और विदेशी शक्ति भारत में पराजित हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए अब क्या किया जाएगा? जो मार्तंड वर्मा जी का जो वीरता था और उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यानी तार के पत्तों से म्यूजियम स्थापित किया गया है। और ये म्यूजियम जो तार के पत्तों से स्थापित हुआ है, यह यानी ध्यान से समझिएगा, यह विश्व में पहली बार हुआ कि इस प्रकार का कोई म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ये तो आपको करना था, ये हमने गलत बता दिया, या अभ्यास प्रश्न आपको करना था, चलो बता दिए हैं तो कोई बात नहीं। अगला कल का करते हैं तेजी से रिवीजन। हाल ही में किस राज्य में फसल उत्सव गान नगाई मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अगला 3 जनवरी 2023 को जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, ये 5 को अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया, तो इसका दोनों सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CMIE के डेटाज के अनुसार बेरोजगारी का घटता क्रम लगाना है, तो हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, फिर बिहार, उड़ीसा, तो इसका सही जवाब 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 यानी पहला वाला इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन युग्म से बताना था? सही सुमेली नहीं है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ये हरियाणा की नहीं है बल्कि ये MP की थी, यही था गलत। बाकी मुख्यमंत्री महतारी योजना छत्तीसगढ़ सही है। अरुणोदय योजना 2.0 असम की है। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश की है। बाकी थे क्या सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2023 में इंडिया लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में बताना था कि क्या सही है? फार्मास्यूटिकल विभाग 2008 में इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाना। अगला PMBI यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसकी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो यहाँ पर थे तीनों स्टेटमेंट सही। अगले क्वेश्चन देखिएगा। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया। अगला इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो एंड इंडिया जेम एंड ज्वेलरी मशीनरी एक्सपो के संदर्भ में क्या बताना था? क्या सही है? 5 से 9 जनवरी 2023 के बीच इसका मुंबई में आयोजन होगा। GJEPC यानी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे सही। यहाँ पर क्या दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे सही। अगला 4 जनवरी 2023 को ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की 134वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये बनारस, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहाँ पर? तो ये अंडमान निकोबार में स्थापित है। चर्चा में हमने कहा था 29 दिसंबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर पधारे थे, यानी यहाँ पर आए थे भारत को आज़ादी का झंडा बिगुल बजाने के लिए, और अभी राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहाँ पर दौरा किया जा रहा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? झारखंड गिरिडीह जिले में। और इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1984 में होती है, और 1984 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, और ये वन्यजीव अभ्यारण्य ध्यान दीजिएगा WPA वन यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। बाद में इसे इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया, और ये 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, लेकिन कल्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? उड़ीसा। ये लास्ट वाला इसमें है गलत। लास्ट वाला क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला फसाई के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट से किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये वाराणसी कैंट, किसको? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को किया गया। इसके पहले भोपाल को 4 स्टार रेटिंग से नवाजा गया था। इसके पहले अन्य की बात करें तो यूपी में आप जेल की बात करें तो हमने बुलंदशहर जेल भी बताया, 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी किसके? फसाई के द्वारा। अन्य बात करें तो इनमें अन्य में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को भी दिया जा चुका है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो मुंबई का है उसे भी, तो 2 इसमें मुंबई हैं जिसे 5 स्टार रेटिंग से नवाजा जा चुका है। बड़ोदरा गुजरात का रेलवे स्टेशन, उसे भी 5 स्टार रेटिंग से नवाजा जा चुका है। आनंद विहार ये कहाँ का है? दिल्ली का रेलवे स्टेशन है जिसे 5 स्टार रेटिंग से नवाजा जा चुका है। तो ये बाकी भी ध्यान रखिएगा। और अभी किसको? तो अभी ये किसको? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया जा चुका है। और भोपाल रेलवे स्टेशन भी ध्यान रखिएगा, उसे 4 स्टार रेटिंग से नवाजा जा चुका है। यूपी की बात करें तो यूपी में हमने कहा जैसा कि बुलंदशहर जो जेल है उसे भी कौन सी स्टार? तो इससे 5 स्टार रेटिंग। इसमें जो खाना बनाने के जो खाना उपलब्ध करवाया जाता है उसमें कितना हाइजीन का, कितना स्वच्छता का कितना ध्यान रखा, और कितनी क्वालिटेटिव खाना है, यानी कितनी गुणवत्ता उसमें है, कितना अच्छा पौष्टिक भोजन है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये फसाई के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये 1 से लेकर 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की जाती है। अगर बात करें यहाँ फसाई की तो फसाई कब? 2006 में फसाया था
ये फसाई की स्थापना होती है। और ये 2006 का अधिनियम है, ये एक्ट पूछे 2006 का है, लेकिन स्थापित कब हुआ, ये 2008 में होता है, 2008 में होता है। मिनिस्ट्री पूछे कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये स्थापित है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया? तो इसका सही जवाब पहला वाला होगा। सही जवाब क्या होगा? पहला वाला, पंडित यानी गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन इसका पहला बना था। अगला, हाल ही में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कहाँ पर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई? तो ये पंजाब का मोहाली में इसकी शिला रखी गई। वहीं पर नेशनल एग्री बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी स्थित है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयोजित 4 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी 2023, जिसे आईफेंस के नाम से जाना गया, इसका आयोजन मोहाली पंजाब में किया गया। सही, इसका आयोजन संयुक्त रूप से NABI, CIAB, NIPB व ICGEB के द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब होगा दोनों, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या थे, सही थे। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ पर पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित है, केरल में है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ पर 4 जनवरी 2023 को 18वें राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया? तो ये राजस्थान, कहाँ, राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना था। तो इसमें कौन नहीं है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सही है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चुने गए। हिमाचल प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार थे। तो इसका गलत कौन था? लास्ट वाला, क्योंकि हमने बताया था 3 है, राज्यसभा में 4 हैं, लोकसभा में इसका डबलिंग कर दो तो बन जाएगा 68। तो 68 कहाँ है? इसकी विधानसभा में सीटें, ये है गलत। अगला, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही युग्म की पहचान करना था। दिदीर सुरक्षा कवच ये कहाँ? पश्चिम बंगाल, ये है सही। द्वारे ये भी पश्चिम बंगाल का है, तो ये गलत लिखा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ये MP का है, यहाँ पर भी गलत लिखा गया। काशी यात्रा ये कर्नाटक का है, तो ये भी आपका तमिलनाडु गलत। तो पहला वाला क्या इसमें सही यानी लिखा गया था। अगला है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में क्या सही है? इसके घटक में SIGHT व SIP हैं। इसकी कुल लागत 19,744 करोड़ है। इसकी लक्ष्य प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी तीनों सही है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसकी उद्घोषणा हमने पीछे भी बताया 15 अगस्त 2021 को की गई थी। और ये मंत्रालय पूछिए तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को शुरू किया गया और जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए इसे शुरू किया गया। इसमें कहा गया कि कम से कम कितना एडिशनल 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन अगले 5 वर्षों में संभव हो पाएगा। इसके अलावा इसमें 8 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आएगा। 6 लाख क्या होंगी? नौकरियों का सृजन होगा। कितनी? 6 लाख नौकरियों का इसमें क्या किया जा चुकेगा, यानी सृजन किया जा सकेगा। इसके अलावा 50 मिलियन मीट्रिक टन अगले 2030 तक ये कहा गया कि 50 मिलियन मीट्रिक टन जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है उसको भी कम किया जा सकेगा। कितना? तो ये कितना हमने बताया, तो ये कितना? तो ये 50 मिलियन मीट्रिक टन जीवाश्म ईंधन है, वो मीट्रिक टन जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसे भी कम किया जा सकेगा। और इस प्रकार ये ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में, एक स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभ्यास प्रश्न देख लीजिए जो आपको दिया गया था। इमो इनु इरत्पा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता, सही है। ड्री त्यौहार नागालैंड में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत। संगाई महोत्सव ये मणिपुर, ये सही है। मकर बिलुक्कू त्यौहार केरल, ये सही है। तो कितने युग्म सही है? यानी 3 युग्म सही है, बाकी ये दूसरा वाला गलत है। तो केवल 3 युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। तो इस प्रकार आपका आज का एक करंट अफेयर से ही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देके जाइएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दिया करो, मेहनत लगती है। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो IAS PCS एग्जाम्स जो जिस नाम से ये YouTube चैनल, उसी नाम से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाती है। तो ये वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।